Ladies and gentlemen, this is Shakil Ahmed. Assalamu alaikum and welcome back to our channel Learning Public Health. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम सब्जेक्ट वाइज पब्लिक हेल्थ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे और आज हम बेसिक एपिडेमियोलॉजी का सब्जेक्ट का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी, जिसमें हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड देन सिग्निफिकेंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी इन पब्लिक हेल्थ। सो अभी हम अगर देखें व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी, हम इसकी प्रॉपर जो ओरिजिन है वर्ड की वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है एपिडेमियोलॉजी, जिसमें यहाँ पे दिखाया गया है एपी मीन्स अबव और अपॉन, डेमियोस मीन्स पीपल एंड लॉगी मीन्स स्टडी। बेसिकली हमें जो लिटरेचर बहुत सारा मिल जाएगा, गूगल करेंगे यूट्यूब पे हमें लिटरेचर मिल जाएगा। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें और कॉम्प्रीहेंड कर सकें। ये तो एक ग्रीक वर्ड जो एपिडेमियोलॉजी, ये जस्ट मैंने इसे बताया। अब इसकी जो लिटरल मीनिंग है या डेफिनेशन है एपिडेमियोलॉजी की, तो बेसिकली एपिडेमियोलॉजी को अगर याद करना है या कॉम्प्रीहेंड करना है या समझना है तो इन 5 जो मैंने ये बॉक्सेस बनाए हैं इनको गौर से देखने की ज़रूरत है। इट इज़ द स्टडी। अब स्टडी है, स्टडी कौन सी है? साइंटिफिक, सिस्टमेटिक एंड डेटा ड्रिवन स्टडी। एपिडेमियोलॉजी इज अ साइंटिफिक, सिस्टमेटिक एंड डेटा ड्रिवन स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी एंड पैटर्न। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि क्या मिकदार है, कितनी फ्रीक्वेंसी और पैटर्न कौन सा है किसी भी रिस्क फैक्टर, और कौन से हैं डिटर्मिनेंट्स, कौन से हैं काजेस, कौन से हैं और रिस्क फैक्टर कौन से हैं ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। अब यहाँ पे बहुत समझने की ज़रूरत है कि हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स का मतलब क्या है, कि सिर्फ डिजीज़ नहीं, एज अ होल जितने भी हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स आते हैं उसमें इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। सो स्पेसिफाइड पॉपुलेशन कौन सी हो सकती है? कम्युनिटी हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, उसके अलावा किसी शहर में या कंट्री में या ऑल ओवर द ग्लोब, ये इस तरह से। एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी। अब इस एप्लीकेशन, इस स्टडी एपिडेमियोलॉजी को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? टू कंट्रोल दोज इवेंट्स। अब हम इसकी अगर डेफिनेशन देखें, एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स of health related events in a specified population and the application of this study means epidemiology to control health related events। ये एक जनरल डेफिनेशन है जो हमने इधर पार्ट्स में बताई है, मुख्तलिफ बुक्स में, या अगर आप गूगल करेंगे या अगर आप वेबसाइट सर्च करेंगे एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद ये तो हमने एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रीफ हिस्ट्री एपिडेमियोलॉजी है क्या, एपिडेमियोलॉजी की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। अब उसमें अगर हम लिटरेचर सर्च करें या हमें पता चलता है कि एपिडेमियोलॉजी का जो बेस है वो हिप्पोक्रेट्स से स्टार्ट होता है। हिप्पोक्रेट्स 504 BC के एक साइंटिस्ट थे, एक फिलोसोफर थे, और इनको फादर ऑफ मेडिसन और फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। उन्होंने क्या बताया कि अकरेंस ऑफ डिजीजेस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब इसका क्या मतलब है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से ही डिजीज़ होती है। उन्होंने एक बुक लिखी ऑन एयर्स, वाटर्स एंड प्लेसेस, जिसमें उन्होंने ये बताया कि सिकनेस ऑफ बॉडी अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ 4 ह्यूमर्स। बॉडली ह्यूमर्स क्या हैं? बॉडली लिक्विड्स को ह्यूमर्स बोलते हैं, जिनमें एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ होता है। बेसिकली इन्होंने देखा क्या कि इन्होंने बताया क्या कि इन्होंने कहा कि जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, सिकनेस आती है, तो वो इन जो 4 ह्यूमर्स बोले गए हैं जिनमें एयर और वाटर और फायर एंड अर्थ है, तो इनमें जितनी भी चेंजेस आती है वो हमारी बॉडी पे अप्लाई होती है, जिसकी वजह से हमें सिकनेस फील होती है।
और उसके बाद गेरोलाइमो फ्रैकेस्टोरो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक थियरी प्रपोज की जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मैटर हैं जो अनसीन हैं, जिनकी वजह से डिजीज़ काज हुई है और वो जिंदा थे। अब इसमें इन्होंने 1543 में उन्होंने एक बुक लिखी जिनका नाम था डी कंटेजिनो एट कंटेजियस मॉर्बिस। अब इसमें उन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि टू प्रोमोट पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल हाइजीन टू प्रिवेंट डिजीज़। इन्होंने कहा कि अगर आपको किसी डिजीज़ से बचना है, अगर आपको किसी डिजीज़ से प्रिवेंट होना है, तो पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन आप अप्लाई करें अपनी लाइफ में। उसके बाद आते हैं डॉक्टर जॉन स्नो, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी भी बोला जाता है। अब इन्होंने, ये तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर में, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम बताएंगे कि इन्होंने कॉलरा एपिडेमिक्स पे भी काम किया 19th सेंचुरी में, जिसमें वो साउथ वार्क एक कंपनी थी, वाटर सप्लाई कर रही थी, तो वो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ब्रूड स्ट्रीट पंप था, उसमें जो लोग वहाँ से पानी पी रहे थे उनको कॉलरा हो रहा था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि क्लोरीन यूज़ की पानी को साफ़ करने के लिए, और उसके अलावा जो पंप्स थे उनके हैंडल्स निकाल दिए थे। तो ये एक थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री थी एपिडेमियोलॉजी की। इसके हवाले से हमने थोड़ा सा देखा, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है लेकिन हमने इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखी हैं। So now we are moving to another part of our lecture, which is objectives of epidemiology. अब इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ एपिडेमियोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने को कि इसके एपिडेमियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये क्यों पढ़ते हैं या इसका क्या रोल है। तो जब हम पहले देखेंगे, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आइडेंटिफाई द एटियोलॉजी ऑफ डिजीजेस। अब जितनी भी डिजीजेस हैं हमारी कम्युनिटी में, हमारे कंट्री में, ऑल ओवर द ग्लोब, उनका कॉज क्या है, उन डिजीजेस का कॉज क्या है। एपिडेमियोलॉजी का पहला मेन फंक्शन ये है कि वो उस कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, टू डिटरमाइन द बर्डन ऑफ डिजीजेस। अब कोई भी डिजीज़ प्रेवलेंट हो गई है, उसकी कम्युनिटी में वो काज हो चुका है, अब उसका बर्डन कितना है, कितने लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं उस डिज़ीज़ से। तो एपिडेमियोलॉजी में हम उस बर्डन को भी डिटरमाइन करते हैं कि कितना बर्डन है उस स्पेसिफिक डिजीज़ का या ओवरऑल डिजीज़ का। तीसरा ये है कि टू स्टडी द नेचुरल हिस्ट्री एंड प्रोग्नोसिस। अब इसमें क्या है कि इसमें मोस्टली क्लिनिकल रिसर्च या सर्वेज या कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च करते हैं, जिसमें हम उस डिज़ीज़ की नेचुरल हिस्ट्री देखते हैं। ये मोस्टली क्लिनिकल रिसर्च में हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स रन होते हैं, उसके बाद कि ये जो डिज़ीज़ हुई है ये किस तरह से फैली है या किस तरह से इसने काज किया है, वो पूरा हम उसमें ये एपिडेमियोलॉजी है जो इसमें हेल्पफुल होती है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। टू स्टडी द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ दैट स्पेसिफिक डिजीज एंड इट्स प्रोग्नोसिस। अब चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एवेल्युएट न्यू प्रिवेंटिव एंड थेरेप्टिक मेजर्स। अब इसमें हमें ये देखना होता है, एपिडेमियोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है इसमें ये है कि हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से मौजूद हैं, जो ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल्स में किसी भी डिजीज़ को रोकने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेजर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, और थेरेप्टिक मेजर्स आल्सो, कि हमारे पास कौन से, अगर कोई डिजीज़ हो गई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट मौजूद है, कौन सी रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ मौजूद हैं या मेजर्स मौजूद हैं, वो भी एपिडेमियोलॉजी हम देखते हैं। और तीसरा ये है कि टू सेट द फाउंडेशन फॉर पब्लिक पॉलिसी। अब पब्लिक पॉलिसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई भी डिजीज़ है उसको प्रिवेंट करना है या उसके लिए कोई ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए पॉलिसी बनती है। पॉलिसी बनाने के लिए जो पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट्स होते हैं वो उनको रिसर्च करके गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करते हैं कि कोई प्रॉपर पॉलिसी बनाए और ताकि उनसे रोका जा सके। ये हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी पढ़े। अब हम मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन पे।
जो है एप्लीकेशंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी बेसिकली कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है वो हम इसमें थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे और आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा कि वेयर वी कैन अप्लाई एपिडेमियोलॉजी। सो सबसे पहले हेल्थ स्टेट्स जितने भी हैं उन पे एपिडेमियोलॉजी अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल हम जो जितने भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, या मैंने एक एग्जांपल दी है, उसमें एपिडेमियोलॉजी की एप्लीकेशन अप्लाई होती है एपिडेमियोलॉजी। उसके अलावा जो इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ आउटब्रेक्स होते हैं, जिस तरह से हमारे पास कुछ टाइम पहले 2014 में डेंगू आउटब्रेक हुआ था, अभी रिसेंटली जो है कोरोना आउटब्रेक हुआ है। तो इसमें जितने भी इवेंट्स होते हैं हम उन पर रिसर्च करते हैं, उनके लिए जो है सर्वेस करते हैं। तो ये एपिडेमियोलॉजी की ये भी एक एप्लीकेशन है कि इवेंट्स पे, आउटब्रेक्स पे अप्लाई होती है। तीसरा है रिस्क फैक्टर्स। अब एपिडेमियोलॉजी इज़ हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स। अब कुछ जो लोग होते हैं लो हेमोग्लोबिन जिनमें होता है, वो एक रिस्क फैक्टर है। एक किसी भी बॉडी में अगर लो हेमोग्लोबिन है किसी भी ह्यूमन में तो वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ वो काज कर सकता है। दूसरा ओबेसिटी है। अगर कोई इंसान ओबीज है तो उसके ये एक रिस्क फैक्टर है, वो काज कर सकता है मुख्तलिफ डिजीज़, खास करके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या डायबिटीज़ वगैरह। और स्मोकिंग है। स्मोकिंग इज़ आल्सो रिस्क फैक्टर विच कैन काज लंग कैंसर एंड मैनी अदर डिजीज़। सो ये एपिडेमियोलॉजी की ये भी एक एप्लीकेशन है कि हम रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। दूसरा है हाई रिस्क ग्रुप्स। अब एपिडेमियोलॉजी में हाई रिस्क ग्रुप्स किस तरह से होते हैं कि जो फैमिलीज़ होती हैं ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स की या HIV पेशेंट्स की, उनकी वो कितने रिस्क पे हैं, तो उन पे रिसर्च करके या उनके लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स करते हैं थ्रू एपिडेमियोलॉजी। मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। मॉडिफाइबल जो फैक्टर्स कौन से होते हैं, लाइफ स्टाइल चेंजेस है, स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, और दूसरा इसके अलावा जंक फूड जो हम यूज़ करते हैं, वो फिज़िकल इनएक्टिविटी है। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर हम इन पे काम करें या हम इनको इनसे कोई भी इनको अप्लाई करें तो जो प्रिवेंट हो सकते हैं डिजीज़ से, जैसे लाइक डायबिटीज़ हो गई, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गई। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं, एज हो गए, एथनिक ग्रुप्स हो गए, फैमिली हिस्ट्री हो गई। तो ये भी आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होती है एपिडेमियोलॉजी। उसके अलावा एपिडेमियोलॉजी कहाँ अप्लाई होती है कि एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। जैसे कि कोई भी हम डिजीज़ हो गई है उसके लिए वैक्सीन बनाते हैं। वैक्सीन बनने के बाद हम जो अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हम जो कोई भी डिजीज़ होती है उससे हम प्रिवेंट हो सकते हैं। तो ये एपिडेमियोलॉजी से हमें हेल्प मिलती है कि किस तरह की जो डिजीज़ है उसकी नेचर ऑफ डिजीज़ क्या है और कौन सी वैक्सीन बनानी चाहिए, और उनकी एफिकेसी और इफेक्टिवनेस किस तरह से हमें मालूम होती है। जब वो वैक्सीन मार्केट में आती है तो हम उस पर रिसर्च करके हम देखते हैं और चीज़ें अप्लाई होती हैं। अब इसमें दूसरा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी। हेल्थ केयर डिलीवरी में कौन सी चीज़ें, कौन से प्रोग्राम्स ज़रूरी हैं, ज़रूरी करने चाहिए, अप्लाई करने चाहिए ताकि हम किसी भी डिज़ीज़ से बच सकें, प्रिवेंट हो सकें या स्पेसिफिक मेजर्स उठा सकें। जैसे TB डॉट्स प्रोग्राम करंटली चल रहा है, जिससे TB का ट्रीटमेंट वगैरह चलता है, और भी सारे प्रोग्राम्स हैं। कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च हुआ है जिससे कैंसर पेशेंट्स की रजिस्ट्री होती है। उसके अलावा जो एपिडेमियोलॉजी की एप्लीकेशन है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम कोई भी जो डिजीज़ होती है उसको फॉलो करते हैं या उस पर रिसर्च करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह करते हैं। उसके बाद हमें जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस होती हैं वो हम फार्मूलेट करते हैं। जैसे कैंसर और हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट की जो गाइडलाइंस करंटली पाकिस्तान में अप्लाई हो रही हैं, तो वो भी क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल प्रैक्टिस हमें अप्लाई हुई थी, और उसके बाद रिसर्च वगैरह करके ये ट्रीटमेंट वगैरह की गाइडलाइंस भी बनाई गई थी। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी इन हेल्थ।
ये एपिडेमियोलॉजी क्यों इतनी सिग्निफिकेंस रखती है पब्लिक हेल्थ में। अब उसमें जो सबसे पहला काम है, जो सबसे पहली सिग्निफिकेंस है एपिडेमियोलॉजी के, वो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी इन पॉपुलेशन। एपिडेमियोलॉजी इज़ वेरी हेल्पफुल to prevent disease and disability in our population. For example, हमारे immunization programs चल रहे हैं, injury prevention and rehabilitation centers कायम हुए हैं जिससे लोग जो है ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं। दूसरा, हेल्थ प्रोमोशन फॉर प्रोलॉन्गिंग लाइफ। अब हेल्थ प्रोमोशन जैसे कि अगर हमें कोई डिजीज़ हो गई है या हो चुकी है, अब कम्युनिटी में दूसरे लोग किस तरह से उसको बच सकते हैं उससे, तो हम क्या करते हैं, हेल्थ प्रोमोशन, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाते हैं जो गवर्नमेंट फैसिलिटेशन के थ्रू भी चलते हैं, NGOs भी चलाती हैं। जैसे सिंपल मिसाल दूं अगर मैं आपको कि अवेयरनेस सेशन अगर हो डायबिटीज़ से रिलेटेड, डायबिटिक अवेयरनेस सेशन हो, तो जो हमारे कम्युनिटी में और लोग हैं, यंगर जनरेशन है खास करके, वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करती हैं और उसके अलावा लाइफ स्टाइल चेंजेस करती हैं, मॉडिफिकेशंस लाती हैं अपने उसमें, और स्पोर्ट्स वगैरह पे जाती हैं। तो एपिडेमियोलॉजी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन हेल्थ प्रोमोशन एक्टिविटीज़। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। एपिडेमियोलॉजी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन प्रोवाइडिंग सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, लाइक जो सैनिटेशन सर्विसेज होती हैं और स्मोक फ्री जोन्स बनाए जाते हैं, और उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट की जाती है। तो ये भी एपिडेमियोलॉजी के जो फील्ड है उस पर वो अप्लाई करती है। और दूसरा इसमें क्या है, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट। अब ये है कि कोई भी डिजीज़ अगर कम्युनिटी में फैल जाती है या किसी भी पॉपुलेशन में वो प्रिवलेंट हो जाती है, तो उसके बाद बहुत मुश्किल होता है कि उसको हम रोक सकें या उस पर हम प्रिवेंटिव मेजर्स उठा सकें। तो एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस हम अप्लाई करके तो हम ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स क्रिएट करते हैं जिससे हमें उस किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। इसमें मैंने एक एग्जांपल दी है हर्ड इम्यूनिटी की। हर्ड इम्यूनिटी बेसिकली हम आगे जाके उसका एक पार्ट है वो पढ़ेंगे, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी यहाँ पे हम ये बताएंगे कि हर्ड इम्यूनिटी वो होती है कि अगर कोई भी डिजीज़ से बचने के लिए हम पूरी कम्युनिटी को पहले से ही इम्यून कर दें, तो वहाँ पे उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन में वो कोई भी कंटेजियस डिजीज़ हो तो हम उससे बच सकते हैं, उससे प्रिवेंट हो सकते हैं। तो इसको ये थी सिग्निफिकेंस एपिडेमियोलॉजी की। और ओवरऑल लेक्चर जो मैंने ये एक बनाया था, इसमें बहुत ही सिंपल और स्पेसिफिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इसमें कौन सी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।